जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण शर्मा और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी के स्मार्ट सेशन में हम हिंदी ग्रामर ऑल इन वन यानी सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। यही प्रश्न जो है अधिकतर रिपीट होते जाते हैं। चाहे आप किसी भी लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, 6 से लेकर 12 की कर रहे हैं या वनडे एग्जाम की कर रहे हैं, ये प्रश्न आपको बार बार सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। आप इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए और चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। पहला प्रश्न होगा, भाषा कौशल का प्रथम चरण क्या होता है? तो भाषा कौशल का जो चरण होता है वो होता है सुनना। ठीक है। दूसरा है, हिंदी का संबंध किस लिपि से है? तो हिंदी का संबंध है देवनागरी लिपि से। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्णों की संख्या बताई गई है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। बात करें प्रश्न नंबर 4 की, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं और संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, वर्णों का निर्माण किससे होता है? तो वर्णों का निर्माण जो है स्वर व व्यंजन से होता है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ग है? तो हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग। तवर्ग और पवर्ग। ठीक है। कवर्ग यानी का खा गा गा गा, चवर्ग चा छा जा जा या, टवर्ग टा ठा डा डाना, तवर्ग ता था दा दना और पवर्ग पा फा बा बा मा। 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्गों में 25 वर्ण होते हैं, यानी जिसको हम स्वस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 7 की, हिंदी वर्णमाला में अंतस्य व्यंजन कितने होते हैं? तो अंतस्य व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। अंतस्य व्यंजन का मतलब है जिन वर्णों को बोलते समय हमें आंतरिकरण से बोलना पड़ता है, यानी हमारे हृदय से जिनकी आवाज निकलती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 होती है, यानी श, श, स, ह। ये वर्ण कहलाते हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख से गर्म सांसें निकलती है, तो वो ऊष्म व्यंजन कहलाता है। ऊष्म यानी गर्म। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, 9 की बात करें, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन मिश्र वर्ण के नाम बताओ। तो संयुक्त व्यंजन के कौन से हैं? अक्षर, त्रा और ज्ञा। और मिश्र वर्ण कौन सा है? श्रा। तो कुल मिलाकर के ये 4 जो है ये सभी संयुक्त वर्ण ही गिने जाते हैं। ठीक है। ये अक्षर जो है का और सा को मिलकर बना, त्रा जो है तावरा को मिलकर, ज्ञा है जावरिया को और श्रा है सावरा को मिलकर बना हुआ है। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 11 की बात करें, आज्ञा का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो आज्ञा का समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं, उसका होता है अनुमति। आज्ञा देना यानी अनुमति लेना। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब ज्यादा होना, अनावृष्टि का मतलब ना होना। प्रश्न नंबर 13 की बात करें, अक्षर किन वर्णों को मिलकर बना हुआ है? अभी हमने बात की थी, का और सा को मिलकर के अक्षर बना हुआ है। प्रश्न नंबर 14 की बात करें, कृषि ग्रह के पहले वर्ण में कौन सा स्वर मात्रा के रूप में लगा है? तो कृषि में कौन सा लगा हुआ है? री लगा, री मात्रा लगी हुई, का पे री की मात्रा, कृषि लगा हुआ है। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 की बात करें, कल का तुकांत शब्द बताइए। कल का तुकांत क्या होगा? जल, नल, पल। यानी ऐसे कल, नल, जल, थल, जल, पल, फल आदि, ये क्या है? कल का तुकांत शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, कीर्ति का विलोम शब्द क्या होगा? कीर्ति यानी मान सम्मान प्रतिष्ठा फैलना, अपकीर्ति का मतलब अपमान पर अपयश फैलना। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 की बात करें, कृषि का तद्भव रूप क्या होगा? कृषि संस्कृत में कहा जाता है यानी तत्सम रूप है, और इसका तद्भव यानी हिंदी रूप हो जाएगा खेती। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं,
धरती का तत्सम शब्द क्या होगा? तो धरती हम हिंदी में नहीं, धरती का, अच्छा सॉरी, धरती हिंदी में कहेंगे और इसको तत्सम रूप यानी संस्कृत का जो रूप होगा धरित्री इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 की बात करें, माता की भाववाचक संज्ञा बताइए। तो माता का भाववाचक यानी जो हमारे मन के भाव उद्धृत होते हैं, भाववाचक संज्ञा होती है मातृत्व। प्रश्न नंबर 20 की बात करें, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि कही जाती है। प्रश्न नंबर 21 की बात करें, सदाचार में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो सदाचार में सद धन आचार यानी सद उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 22 की बात करें, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है यानी अधिक प्रिय होना। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं, बिजली चमकती है किस तरह का वाक्य है? तो ये बिजली चमकती है, ये संयुक्त सरल वाक्य हो गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 की बात करें, पद्मावत किस भाषा की रचना है? तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो ये पाणिनि मुनि द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं, जिस समास के पदों का विग्रह नहीं होता है कौन सा समास होता है? तो ये होता है अव्ययभाव समास यानी जिसका पूर्व पद अव्यय शब्द होता है। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं, सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? तो सूर्य धन उदय होता है और को वो गुण होता है यानी ये गुण संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी राहत। तो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा थोड़े दिन सुकन्या, यानी 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात यानी कुछ दिन की खुशी होना उसके बाद दुखमय जीवन होना। प्रश्न नंबर 29 की बात करें, यथार्थ में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययभाव समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी हमने बात की थी जिसका पूर्व पद अव्यय शब्द है, यथा धन अर्थात यथार्थ। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं, जूही की कला किस कवि की प्रथम रचना है? निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये रचना हो जाएगी। प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं, अवसाद में कौन सा उपसर्ग लगा है? अवधनसाद यानी अव उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं, दुष्कर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुष्कर में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये विसर्ग को सा हो जाता है, ठीक है, तो ये दूधन कर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 की बात करें, कोई दो अविकारी शब्द के उदाहरण लिखो। तो अविकारी शब्द यानी उधर, यहाँ, इधर, ये अविकारी शब्द होता है जिससे विकार उत्पन्न नहीं होता अविकारी शब्द। प्रश्न नंबर 34 की बात करें, किन्हीं दो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण बताओ। तो जातिवाचक यानी आदमी भी एक जाति है, औरत भी एक जाति है, विद्यार्थी भी एक जाति है। प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं, जिसे लांघना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा दुर्लाग्य, जिसे लांघा ना जा सके। प्रश्न नंबर 36 की बात करें, केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा माना है? तो अलंकार को केशव दास ने काव्य का तत्व माना है। प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं, तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? ये आज्ञा, खाओ, जाओ, खेलो, हंसो, बोलो, जाओ, पढ़ो, लिखो, ये की आज्ञा दे रहे हैं, ठीक है, तो आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं, औरत किस प्रकार का शब्द है? तो औरत जो है ये तत्सम शब्द है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 की, गगनचुंबी का समास विग्रह क्या होगा? तो गगन को चूमने वाला हिंदी में हो गया, ठीक है, गगन को चूमने वाला। प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है? तो ये आ जो है इसका कोई मात्रा चिन्ह नहीं, अंग जो है इसका कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, सॉरी आ का, ठीक है। 41 की बात करें, पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? ये मगई बोली क्षेत्र में स्थित है।
प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं यहाँ पर। या का तत्सम शब्द क्या होगा? या यानी हृदय, हृदय इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 की बात करें, ऋणजाल धनजल किसकी रचना है? ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की ये रचना हो जाएगी। प्रश्न नंबर 44 की बात करते हैं, जिस पर कोई अंकुश ना लगा हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द होगा निरंकुश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आखिरी हम इस सेशन का आपको बता रहे हैं 45। पौज्या का शब्द का शुद्ध रूप लिखो तो प्रवज्य हो जाएगा, पापर राबी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 45 क्वेश्चनों पर हमने आज चर्चा की, बेहद इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट माने जाते हैं। इनको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।